राजे संस्कार. Today I am going to teach you standard 9 subject Hindi lesson number 12 रानी. इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, जो एक महिला लेखिका है. आमतौर पर महिलाओं का जो संवेदनशीलता का फैक्टर है, जो गुण है, वो तनिक ज्यादा रहता है. महादेवी जी भी एक ऐसी ही संवेदनशील लेखिका है. उसे प्रकृति, प्राणी, पशु पक्षी ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं. उसकी आत्मा को ये सारे विषय छूते हैं. महादेवी जी एक बहुत अच्छी लेखिका है. ज्यादातर उसका प्रदान हिंदी में पक्षियों और प्रकृति के बीच रहा है. जो चीज आम आदमी को नहीं दिखाई देती, वो महादेवी जी को बहुत अच्छे से सूक्ष्म दृष्टि से दिखाई देती है. और छोटी सी बात, छोटी सी क्रिया को लेकर वो बहुत सारा निबंध या लेसन या फिर उपन्यास लिख लेती है. यह रानी एक घोड़ी का नाम है. कैसे घोड़ी का परिवार में आना, कैसा परिवार के बच्चों से मिलजुल कर रहना, और कैसे एक चोरी का भेद खोलना, ये सब बातें बहुत ही अच्छे से इस लेसन में ली गई है. हम ऐसा समझते हैं कि वाचा या वाणी से हम अपनी लागणी या फिर अपना प्यार दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. जो प्राणी, जो पशु पक्षी बोल नहीं पाते, वो भी अपना प्यार और अपनी लागणी आदान प्रदान कर सकते हैं. सिर्फ उसे समझने की शक्ति चाहिए, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए. कोई भी बाहर रहने वाला प्राणी, हम 2 दिन उसे रोटी दें तो तीसरे दिन वही टाइम पे उसकी आंखों में आंस लिए वो हमारी तरफ देखता ही. हम आजकल बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो गए. पशु पक्षी और उसके प्यार और लगाव को हम समझ नहीं पाते या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. सभी जीव, सभी पृथ्वी के जीव, उसका यहाँ पे होना पृथ्वी पे बहुत ही अनिवार्य है. अपना जीवन टकाए रखना वो उसका जन्म से अधिकार है. कभी कभी हम लोग क्रूरता से उनका ये अधिकार उनसे छीन लेते हैं. कुत्ते को, बिल्ली को, यहाँ तक कि गाय, भैंस, भेड़ को हम मार लेते हैं. सभी लोग ऐसे नहीं है, लेकिन समाज में कई ज्यादा लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जो प्राणी की बिल्कुल ही खेलना नहीं करते. उसे मार लेना, उसे नुकसान पहुंचा लेना उसका अधिकार समझते हैं. जैसे हम पृथ्वी के जीव हैं, वैसे भी वो भी पृथ्वी के जीव ही हैं. हमें उसे हानि पहुंचाने में कोई हक नहीं. आइए इस लेसन को डीप में जाते हुए, रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों को सवार
रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधे पर बैठकर प्रसन्नता से घूमकर देखकर विश्वास करना कठिन था इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। उन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत में भेजा गया है, क्योंकि यहाँ वह वाहन नहीं है। बच्चे लोग, महादेवी जी का बचपन, दो छोटे भाई बहन। इसमें कहानियों में ऐसा सुना था कि पहले के जमाने में जब कोई गुनहगार गुनाह करता और वो गुनाह कबूल करता, तब पकड़ा जाता और राजा उसे सजा के तौर पर गधे पर उल्टा बिठाकर सारे नगर में घुमाता और ढोल नगारे के साथ आवाज के साथ उसे देश निकाला, यानी नगर से बाहर जाने की सजा देता। महादेवी जी देखती है कि अंग्रेजों के बच्चे सफेद घोड़ों पर ऐसे खुशी से बैठते हैं, तो क्या ये दंड है, ये सजा है? दंड या सजा है तो चेहरे पर इतनी खुशी क्यों? दंड और सजा भुगतने वाले व्यक्ति के चेहरे पर खुशी नहीं होती। फिर उसके नौकर रामा ने उसे बताया कि मैं भी ऐसा ही देश निकाला करके यहाँ आया हूं। रामा अपने तरीके से उस बच्चों की जिज्ञासा को अच्छे से सवाल के जवाब देने का प्रयत्न करता है। हम तीनों ने बापूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा रहना चाहिए। न रहना एक अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। बच्चे जो नासमझ है पिताजी के पास पहुंच जाते हैं कि हमें घोड़ा चाहिए। कोई भी बच्चा खिलौने के लिए जिद करता है, इन तीन बच्चों ने घोड़े के लिए जिद कर। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो कैसा? ठेला मुठार के उपरांत मैंने अनूठा होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। महादेवी जी का ज्ञान प्राणियों के बाबत में कुछ ज्यादा। अनूठा सबसे आगे जाकर उसने कहा कि नहीं बापूजी, सफेद गधा तो टट्टू जैसा होता है, टट्टू होता है, और वो टट्टू का इस्तेमाल सजा देने के लिए किया जाता है, इसीलिए हमें टट्टू नहीं चलेगा, हमें तो केवल घोड़ा ही चाहिए। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदे तो घोड़ा बांधने के लिए बनाया नहीं था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में से एक नया दरवाजा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि करने के लिए उसके लिए चुट्टन नाम का एक साइज रखा गया। जो घोड़ों की परवरिश करना जानता हो, जो घोड़ों की परवरिश कर सकता हो, उसे साइज बोला जाता है। बच्चों की जिद हर एक माँ बाप को पूरी करनी अच्छी ही लगती है, उसमें एक विशेष आनंद होता है। ईश्वर की कृपा से महादेवी और उसके दो छोटे भाई बहन के पिताजी काफी रईस और बच्चों की ये जिद उसने मना ली और थोड़े दिन
ताकि घर में ये सब चीजों की वजह से किसी को कोई दिक्कत ना पड़े। अब तो हम उससे टट्टू से बहुत प्रभावित और आनंदित हो गए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा ही नहीं जाता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तब दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकती। ये टट्टू आने से सभी आनंदित थे। कई परिवार में ऐसे बुजुर्ग नौकर भी रहते थे कि जो घर का काम तो देखते ही थे, साथ में बच्चों को संभालते थे और इस व्यक्ति को नौकर न समझकर उसको एक घर की व्यक्ति का ही आदर मिलता है। रामा एक ऐसी व्यक्ति कि वो बच्चों को गलती करे तो डांटता भी, फटकारता भी और कान भी खींचता। उसकी ये करने की जो भावना है वो अच्छी है और उसके सामने बच्चे के माँ बाप को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिससे हम रोजी और निकी के साथ कूदने में कष्ट से मुक्त हो जा सके। बाबूजी, यह सुनकर कि टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हमने 4-5 दिन उसे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, किंतु में अंत में हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा ने उसे पूछा और ज्ञात हुआ कि उसे ताजा रानी कहकर पुकारा जाता है। नया जीव ताजा रानी उसका नाम था। वो घर में आया, थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी अप्रसन्नता हुई, लेकिन वो जीव परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर चलने लगा। रामा ने ताजमहल का चित्र हमने देखा था। रामा और कल्लू के मातो सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम बड़े सदर हो गए हैं। ताजमहल जैसे भवन की रानी को यहाँ पर भी वहां कहानी की तरह रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे अधिक आराम देने का उपाय सोचने लगे। रामा का काम ही बातें बनाना, बच्चों को वो कहानियां सुनाना। कहानी में बहुत सारा काल्पनिक बातें भर देता और जब बच्चे कल्पना में शेयर करने लगते हैं तब रामा उसको सही बात समझाता बताता। दरअसल कोई भी चीज अन्यों के सामने पेश करनी है तो उसका शायद सही ढंग यही है कि डायरेक्ट हम अपनी बात न कहकर थोड़ी सी उधर उधर की बात करकर अच्छा सा तथ्य देखकर, अच्छा सा लाभ देखकर हम अपनी बात रजू कर सकते हैं। वो इतनी सुंदर थी कि उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर से दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथा पर झूलता आया का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी आंखें। ताजा रानी जो प्यार से बच्चे उसे रानी है, वो रानी थी भी सुंदर, चॉकलेटी रंग, अच्छा कद और आया यानी कि घोड़े के गर्दन पे लगाया हुआ बालों का गुच्छ उसे आया बोलते हैं। और आया भी बहुत अच्छा था। दिखने में रानी बहुत ही खूबसूरत थी और सबसे अहम बात कि उसकी पारदर्शी आंखें जो सब कुछ समझने के
जाता है। प्राणी और खास करके पालतू प्राणी अपने मालिक के लिए जान तक देता है। महाराणा प्रताप जिसका बहुत ही खास एक घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। चेतक महाराणा को बहुत प्रिय था। हर युद्ध में महाराणा उस चेतक को साथ लेता। कई बार ऐसा हुआ कि दुश्मनों से चेतक ने महाराणा की जान बचाई। वो चेतक बहुत ही शक्तिशाली और समझदार था, यहां तक कि पानी में भी कुछ देर तक उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। वैसी ही रानी थी, बहुत ही समझदार, बहुत ही खूबसूरत और खासकर उसकी आंखें जो बहुत ही पारदर्शी। लाल नथुने जिन्हें फुला कर चारों ओर से गंध ले थी, उसने दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाने के लिए क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के लिए मोर छल के समान उठती गिरती। उस समय ये सब समझने की हमारी बुद्धि नहीं थी, परंतु इसके दीर्घ काल के उपरांत स्मृति पट में रेखाएं जैसे उभर आती है कि किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। रानी का ये बाहरी सौंदर्य हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि सारा दिन वो रानी क्या करती, उसके दांत कैसे, उसके ओठ कैसे, वो लोढ़ा, वो चना, वो भी चबा जाते और उसकी पूंछ उसके शरीर पर बैठी हुई मक्खी उड़ाने के लिए यह उधर से इधर होती। बच्चों को ये सब देखकर बहुत ही आनंद आता था। हम बार बार सोचते कि कुछ छोटी क्यों ना हो, हम तो रोजी और निकी के सामान उसे ऊपर के कमरे रख लेते। रोजी और निकी छोटे थे, पालतू प्राणी, समझने के काबिल नहीं थे बच्चे। कई चीजें ऐसी होती है कि बच्चों के समझ के बाहर होती है। ये सोचते हैं कि ये रानी को रखने के लिए अलग से व्यवस्था करके, और ये रानी हमें पसंद भी है, लेकिन बहुत बड़ी है, शायद थोड़ी छोटी होती तो हम उसे ऊपर अपने कमरे तक ले जाते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ था। बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बन गया। ये नाम किन था कि घोड़ी को, रानी को अपने कमरे में ले जाए। इसलिए जो पिछवाड़े में बरामदा था, जो अस्तबल घोड़े रखने की जगह बनाया गया था, उससे ही हम अपना काम चलवाए और हम सब के लिए ये बरामदा एक कार्यालय बन गया। यहाँ रानी के साथ समय बिताने, खाने पीने, उसके साथ खेलने की समय होता है। अभी ये लेसन और बाकी है जो हम अगले वीडियोस में पूरा करेंगे। तब तक